तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के साइंस का पढ़ने जा रहे हैं ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जितना भी साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए गेस किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल में पूछा गया है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। आखिर पोषण जीव जंतुओं के लिए क्यों अनिवार्य होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। आसान शब्दों में लिखिएगा कि समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह पोषण परक्रम द्वारा प्राप्त हमें भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आसान शब्द में जान लीजिए कि मनुष्य के शरीर में जितने भी समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न जो होती है, उन समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास करने के लिए हमें शरीर में काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह जो ऊर्जा एनर्जी पोषण द्वारा प्राप्त हमें भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण तमाम जीवों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है श्वसन क्या है। ये क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि श्वसन एक ऐसा जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना जी। श्वसन एक ऐसा जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से यानी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और जब कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है ना जी, तो इसके फलस्वरूप हमें जो ऊर्जा, जल, CO2 जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये सब हमें प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। क्या क्या? तो अवायवीय श्वसन जिसे हम लोग अनाक्षी श्वसन कहते हैं, दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन जिसे हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब अगला सवाल आ गया कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर होते हैं ये हमें बताने हैं। आसान शब्दों में लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। अब अंतर क्या है आइए जान लेते हैं। लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी अवायवीय श्वसन जो है ये जब ऑक्सीजन यदि न रहेगा तो संपन्न आसानी तरीके से हो जाएगा, लेकिन वायवीय श्वसन क्या है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगा तो वायवीय श्वसन संपन्न होगा ही नहीं। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जबकि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यानी अवायवीय श्वसन जो होता है ना, इसका समापन, इसका अंतिम क्रिया कोशिका द्रव्य में जाकर संपन्न हो जाता है, जबकि वायवीय श्वसन की बात करें तो वायवीय श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो जाता है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज के जो इतने भी छोटे छोटे अणु होते हैं उनका आंशिक विखंडन हो जाता है, ग्लूकोज के अणु छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जबकि वायवीय श्वसन में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जबकि वायवीय श्वसन में क्या होता है कि पायरुवेट जो होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। एक और काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखिएगा, इनमें से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से किसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में काफ़ी ही ज़्यादा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब अगला सवाल कहता है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन कीजिए, यानी मनुष्य में श्वसन क्रिया किस प्रकार से संपन्न होते हैं ये हमें बताना होगा। तो आसान शब्दों में लिखेंगे
मनुष्य में श्वसन दो तरीके से संपन्न होते हैं। पहला चरण में क्या होता है कि वायु से ऑक्सीजन नासिका के द्वारा फेफड़े तक पहुंचती है, जिसके दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर से सुनिए, मनुष्य में जो श्वसन क्रिया है ना जी, ये दो माध्यम से संपन्न होते हैं। पहला चरण में क्या होता है कि वायु यानी हवा से जो ऑक्सीजन होता है नासिका यानी नाक के द्वारा फेफड़े तक पहुंच जाती है, जिसके दीवार में स्थित यानी फेफड़ा की जो दीवार में जो भी स्थित होता है रक्त कोशिका, तो रक्त कोशिका के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंच जाते हैं, जहां वो जाकर पुनः हीमोग्लोबिन में टूटकर बदल जाते हैं। उसके बाद में लिखिएगा कि ऑक्सीजन के फलस्वरूप बने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़े के कोशिकाओं में पहुंचकर नासिका यानी नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये श्वसन का दूसरा चरण होता है। उसके बाद में आइए जान लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 को। दोस्तों क्वेश्चन 8 कहता है परिवहन क्या है, और मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आसान शब्द में बताइएगा, उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचने और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया परिवहन कहलाती है। अब आसान शब्दों में समझिए कि जितने भी उपयोगी पदार्थ मनुष्य के शरीर में अवेलेबल होते हैं, उन सभी पदार्थों का शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचने और जितने भी मनुष्य के शरीर में अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उन सभी अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलकर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया परिवहन कहलाती है। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों याद रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। आइए जान लेते हैं आखिर ये दोनों में अंतर क्या होती हैं। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि जाइलम की कोशिका मृत होती है। जो जाइलम कोशिका होता है ना जी, तो जाइलम की कोशिका मरा हुआ होती है यानी मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है यानी जिंदा होती है। रोमन नंबर 2 में लिखा जाता है कि जाइलम द्वारा खनिज लवण और जल का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। जाइलम जो कोशिका होती हैं, इसके माध्यम से क्या होता है कि खनिज लवण का परिवहन होता है, जबकि H2 यानी जल की बात करें तो जल का जो परिवहन है वो फ्लोएम द्वारा खाद्य परिवहन का परिवहन होता है। उसके बाद में कहता है कि जाइलम द्वारा परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा परिवहन ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आसान शब्दों में लिखिएगा, धमनी और शिरा में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि धमनी की भित्ति मोटी होती है, जबकि शिरा की भित्ति पतली होती है। यानी धमनी की जो भित्ति होती है ना जी, ये काफ़ी ही ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन शिरा की भित्ति की बात करेंगे तो शिरा की भित्ति पतली होती है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि धमनी द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि शिरा के द्वारा बात करें तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अब अगला सवाल जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, कहता है वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके महत्व बताइए। आसान शब्द में कहिएगा कि पौधों के वायु भागों से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। एक पौधा अपने जीवन काल में अपने भाग के 100 गुना जल का वाष्पीकरण करते हैं। फिर से सुनिए, पौधों के वायु भागों से लेकर जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया जो है ना जी, इससे ही वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। कहा जाता है कि एक पौधे अपने जीवन काल में अपने भाग के 100 गुना जल का वाष्पीकरण करते हैं। अब इसका महत्व जान लेते हैं। तो इसका महत्व ये है कि वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता रहता है। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ताप जो संतुलन है ये बना रहता है। उसके बाद में कहता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। आखिर नेफ्रॉन होता क्या है, आइए जान लेते हैं। मैट्रिक एग्जाम 2016 में सवाल पूरे 5 नंबर में पूछा गया था। तो अगर आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आसान शब्दों में लिखिएगा
कि प्रत्येक वृक्क में 10,000 नेफ्रॉन होते हैं। जितने भी वृक्क होते हैं ना जी, सभी में 10,000 नेफ्रॉन होते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस नामक कोशिका गुच्छ पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वोमेन संपूर्ण नेफ्रॉन जालिकाएँ अभिवाही धमनी के साथ साथ अपवाही धमनी भी होते हैं। अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से अधिक होता है, जिसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त छानने का काम करता है, जिससे प्रोटीन और खनिज लवण छान लिए जाते हैं, किंतु ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक अम्ल को नहीं छान पाता है, जो वोमेन कैप्सूल में जाकर जमा हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग निस्यंदन कहते हैं। जब क्षणिक द्रव नेफ्रॉन की जलिकाओं से होकर गुजरती है तो ग्लूकोज रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, जो मूत्र नली के द्वारा मूत्राशय में जमा हो जाता है और समय समय से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में नेफ्रॉन का परिवहन जो है सचित्र वर्णन इस प्रकार से किया जाता है। तो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में हम आप सभी को जितना भी क्वेश्चन का सलूशन किए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।